हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो ये हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले मैंने 3 और कराए हैं पेपर, जीएस का फर्स्ट और जीएस का सेकंड और थर्ड, ये 3 और कराए हैं। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर। तो पानीपत का जो पहला युद्ध था वो मतलब किस साल लड़ा गया था। तो जो पानीपत का पहला युद्ध था वो आपका 1526 में लड़ा गया था। 1526 में। और ये किस किस के बीच लड़ा गया था? ये बाबर और इब्राहिम लोधी। तो ये इन दोनों के बीच लड़ा गया था। तो इसी से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो आगे मतलब और देखिए, पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए थे। तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। तो पहला आपका 1526 में था और दूसरा जो था आपका 1556 में था ये, और जो तीसरा था 1761 में था। तो देखिए यहाँ दे रखा है सेकंड जो था आपका वो 1556 में था। तो जो 1556 में था तो ये वाला जो था आपका सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था। तो ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर और हेमू। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा। अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा। तो ये 1761 में लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो और देखिए यहाँ 1192 भी दे रखा है। तो जो 1192 में था, जो तराइन का जो सेकंड बैटल था, सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो जो तराइन में 2 युद्ध हुए थे, फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट था वो आपका 1191 में हुआ था और जो सेकंड था वो 1192 में हुआ था। तो जो मतलब मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने मतलब मोहम्मद गौरी को हराया था 91 में, और 92 में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो यहाँ देखिए 4 डेट दे रखी है, चारों का हमने बताया। तो जो पानीपत का 3 युद्ध थे आपके, देखिए फर्स्ट 1526, 1556 और 1761। तो आप याद रखें, ये भी पूछ लिया जाता है कि पहला किस किस के बीच। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो आपका दूसरा प्रश्न है। तो जो शंकर इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम है ये कहाँ स्थित है? तो ये जो शंकर इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम है तो ये आपका कहाँ है? नई दिल्ली। तो ये जो नई दिल्ली में है तो ये किसके द्वारा मतलब बनवाया गया था? एक केशव चंद्र पिल्लई थे, पिल्लई। तो ये इनके द्वारा बनवाया गया था। और देखिए ये वाला जो है आपका जो न्यू दिल्ली में जो शंकर इंटरनेशनल म्यूजियम है ये आपका मतलब लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द डॉल है। मतलब इसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ डॉल्स। तो मतलब सबसे ज्यादा डॉल्स का कलेक्शन है इसमें। और इसकी जो स्थापना थी वो 30 नवंबर 1965 में की गई। 1965। तो ये आपसे डेट पूछ सकता है कि जो शंकर इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम है कि इसकी स्थापना कब कब की गई। और देखिए यहाँ कोलकाता दिया गया। कोलकाता में एक मतलब सबसे पुराना जो द इंडियन म्यूजियम ऑफ कोलकाता है ये ओल्डेस्ट है। द इंडियन म्यूजियम ऑफ कोलकाता।
तो ये आपका सबसे ज्यादा मतलब ओल्डेस्ट है और ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना है, ये पुराना म्यूजियम है और ये सबसे बड़ा म्यूजियम भी है, लार्जेस्ट म्यूजियम भी है, लार्जेस्ट म्यूजियम भी है। देखिए पुराना भी है और सबसे बड़ा भी है। और इसकी स्थापना जो है मतलब जो एशियाटिक सोसाइटी थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई 1814 में। तो ये आप याद रखें कि ये भी आपसे पूछा है कि मतलब भारत का सबसे पुराना म्यूजियम कौन सा है, तो ये आपका द इंडियन म्यूजियम ऑफ कोलकाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ स्थित है, कोलकाता में। और सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता, और इसकी स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई, तो इस तरह से भी आपसे मतलब प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तो सौर मंडल की खोज मतलब किसने की थी, डिस्कवर द सोलर सिस्टम। तो जो सोलर सिस्टम है, निकोलस कॉपरनिकस, जो निकोलस कॉपरनिकस हैं, तो इन्होंने सौर मंडल की जो खोज थी वो की थी। ये एक मतलब पोलिश एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोनॉमर थे। और देखिए इन्होंने एक थ्योरी दी थी, मतलब कह सकते हैं सिस्टम या थ्योरी, प्रपोज्ड सिस्टम, तो उसका नाम था हेलिसेंट्रिक सिस्टम। तो क्या था, हेलिसेंट्रिक सिस्टम। ये जो हेलिसेंट्रिक सिस्टम था, इसका मतलब मेन ये था कि जो प्लैनेट रहते हैं ऑर्बिट में, ये सब रहते हैं, जैसे ये आपका सन है, तो जो जैसे ये प्लैनेट हैं आपके, तो ये इसके अराउंड में रहते हैं। तो जो सन के ये सन है आपका, जो प्लैनेट है जैसे ये है, तो ये इसके अराउंड में, तो यही कौन सा था, हेलिसेंट्रिक सिस्टम। तो इसको इन्होंने नाम दिया था हेलिसेंट्रिक सिस्टम। और जो केपलर थे, इन्होंने जो प्लानरी मोशन था उसको, इसकी थ्योरी इन्होंने प्रपोज की थी, क्या, प्लानरी मोशन। तो इन्होंने, और जो न्यूटन थे, इन्होंने आपको पता होगा जो ग्रेविटी का लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, और आपका जो लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन के 3 सिद्धांत हैं, आपको पता हो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो फर्स्ट है लॉ ऑफ इनर्शिया पर वर्क करता है, सेकंड F बराबर ma है। तो जैसे आपका जो फर्स्ट है लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया है, जैसे जो बॉडी मान लो रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाएंगे उस पर। जो सेकंड लॉ था वो आपका F बराबर ma था। और जो थर्ड था इक्वल, मतलब जैसे हम दीवार पे कोई बॉल मारते हैं, मतलब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला था, तो उसी फोर्स से हमें वो चीज वापस मिलेगी। तो ये 3 लॉ किसने दिए थे, न्यूटन जी ने। और जो वास्को डिगामा थे, इन्होंने भारत की खोज की थी, मतलब जो भारत का सी रूट था, तो 1498 में ये इंडिया पहुंचे, कैप ऑफ कैमोरियन। और एक गुजराती पायलट भी थे इनके साथ। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि जो सी रूट की खोज किसने की थी, तो जो सी रूट की खोज किसने की थी, आपकी सी रूट की खोज की थी वास्को डिगामा ने इंडिया में। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका चौथा प्रश्न है। तो is the responsible for the water transportations in India in plants। जो ट्रांसपोर्टेशन मतलब पौधों में जल परिवहन की जिम्मेदारी किसकी है, तो जो पौधों में जल परिवहन की जिम्मेदारी है वो आपकी जाइलम की है। तो जाइलम के द्वारा आपका पौधों में मतलब जल
जल बहता है। तो जैसे ये पौधा जो है मतलब 3 सिस्टम रहते हैं आपके। तो जैसे ये आपका प्लांट है, तो इसमें जैसे ये है, ये आपकी लीफ है। तो ये 3 सिस्टम पे, जैसे आपका सबसे नीचे रूट रहता है, फिर स्टेम रहता है और ये लीफ रहता है। तो जो पत्तियां रहती हैं, तो ये 3 सिस्टम है प्लांट के। और जो प्लांट में परिवहन होता है वो किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ 1948 इंडियन नेशनल फील्ड हॉकी टीम वन द फर्स्ट गोल्ड ओलंपिक्स। तो 1948 में हॉकी ने स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में भारत ने। तो उस टाइम पर कप्तान कौन थे? तो उस टाइम पर जो कप्तान थे वो थे आपके किशन लाल। तो 1948 में भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, और किसमें? हॉकी में। हॉकी में। अब देखिए जो किशन लाल थे, और देखिए हॉकी भी ये था आपका समर ओलंपिक था। समर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने ब्रिटेन को 4-0 से हराया था। इस टाइम पर 4-0 से ब्रिटेन को हराया था। और जो किशन लाल थे, इनका जो जन्म था वो महू में हुआ था। महू ये आपका एमपी में है। कब? 1917 में। और जो इनकी मृत्यु थी, मृत्यु इनकी 1980 में चेन्नई में हुई थी। 1980 में कहा? चेन्नई में। तो ये कुछ किशनलाल जी के बारे में कुछ पॉइंट थे। और जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, JL नेहरू जी, और जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, तो उन्होंने इनका मतलब भव्य स्वागत किया था। तो यही सारे पॉइंट थे। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका छठा प्रश्न है, द चीफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द, जो चीफ CGI हैं, CJI, CEC हैं, ये मतलब किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो जो CEC हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। तो CEC चीफ इलेक्शन कमीशन, तो थोड़ा हम जानते हैं इनके बारे में। तो जो CEC हैं ये आर्टिकल कौन से में आते हैं? ये आर्टिकल आपके 324 से लेकर 329 में आते हैं जो CEC हैं। और ये पार्ट जो है 15th में आते हैं, पार्ट आपका XB, तो 15th में आते हैं। और ये एक जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन है आपका, यहाँ हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 में आते हैं और पार्ट 15 में आते हैं। और देखिए ये एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये और देखिए ये इसका जो मेन कार्य है, वर्क है, हम कह सकते हैं वर्क है, मतलब इंडिया में स्टेट लेवल पर फ्री एंड फेयर, मतलब बिना किसी रिश्वत के और सच्ची निष्ठा से चुनाव कराना है। फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराता है। और कहाँ? मतलब दोनों स्टेट, मतलब सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। जो स्टेट लेवल पर जैसे आपके जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं वो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन उसको ऑर्गेनाइज कराता है, SEC। तो अब देखिए यहाँ आपकी बात हो रही है
जो चीफ इलेक्शन कमीशन, देखिए ये टोटल नंबर में जो सीईसी हैं, ये पहले मतलब एक ही होते थे, पहले एक ही थे, अब 3 हैं, मतलब एक सीईसी रहते हैं जो मतलब मेन रहते हैं, 3 की कमेटी रहती है और 2 और मतलब अपॉइंट किए जाते हैं, एक ये और ये। तो और किसके द्वारा अपॉइंट, प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। और देखिए इनका जो कार्यकाल है, टेन्योर है इनका, वो 6 साल का रहता है और मतलब एज 65 तक, 6 साल का, और जब तक ये 65 के नहीं हो जाएंगे तब तक रहता है। देखिए और एक और पॉइंट ये है कि ये जो 1989 तक ये आपकी सिंगल मेंबर बॉडी थी, जो सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब एक ही सीईसी रहते थे, और 1989 के बाद ये मल्टी मेंबर बॉडी हो गई। तो अब मतलब जैसे एक आपके मेन सीईसी हैं, फिर उनके नीचे 2 और हैं, तो ये अब क्या है, मल्टी मेंबर बॉडी है, मल्टी मेंबर बॉडी है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ हमारा ब्लैंक था, यही समझाना था आपको। तो आगे हम बढ़ते हैं सीईसी। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका 7वां, द बुक पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर इज रिटन बाय, जो द बुक पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये आपकी शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। ये आपके सांसद भी हैं, तो इनके द्वारा बहुत सारी बुकें लिखी गई हैं, कुछ इंपोर्टेंट बुक है तो इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने ये जो 5 हैं इनकी इंपोर्टेंट बुक हैं, तो यहाँ मैंने डाली हैं। द ग्रेट इंडियन नोवेल है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो ये भी इनकी बुक है, ये इंपोर्टेंट है। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम एंड द बियॉन्ड, तो ये भी है। वाई आई एम ए हिंदू, ये बुक है इनकी। 5वां है द एलिफेंट, द टाइगर एंड द सेल फोन, रिफ्लेक्शन ऑन द इंडियन इमर्जिंग 21st सेंचुरी पावर। और भी इन्होंने बहुत सारी बुकें हैं, यहाँ हमने 5 रखी हैं, तो ये मेन है, लेकिन और भी बहुत सारी बुक लिखी हैं इन्होंने। तो अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, what is not one of the main duties of the election commission, जो इलेक्शन कमीशन की मेन ड्यूटीज नहीं है। तो देखते हैं, कंट्रोल एंड कंडक्ट द इलेक्शन, तो ये मेन ड्यूटी है। सुपरवाइज द इलेक्शन, ये भी ड्यूटी है। डायरेक्ट द इलेक्शन, ये भी इसकी ड्यूटी है जो इलेक्शन कमीशन है। ईसी है, देखिए ये ईसी जो है आपका आर्टिकल 324 से लेकर 329 में आता है, और पार्ट कौन सा है आपका 15, पार्ट 15 में आता है। और ये मल्टी मेंबर बॉडी है, मल्टी मेंबर बॉडी है। और आपका जो टेन्योर है, जो सीईसी का टेन्योर है वो 6 ईयर का टेन्योर है। और मेन ये है कि देखिए आपसे टेन्योर पूछेगा या अपॉइंट, जो सीईसी हैं वो अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और रिमूव भी प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। तो डू नॉट कंडक्ट द लोकल इलेक्शन, जो इलेक्शन कमीशन है तो ये लोकल इलेक्शन नहीं कराता है, जो जैसे पंचायती इलेक्शन है ये वाले इलेक्शन, ये इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। जो पंचायती राज्य लोकल बॉडीज हैं उनके जो इलेक्शन है ये आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो 9वां प्रश्न है, ये आपका, द फेमस शहनाई प्लेयर ऑफ इंडिया इज, तो जो शहनाई प्लेयर हैं वो कौन है, तो बिस्मिल्लाह खान, तो यही है ये शहनाई वादक हैं, जो बिस्मिल्लाह खान हैं ये आपके शहनाई वादक हैं। तो और जो रविशंकर हैं आपके तो यहां हम लिख देते हैं शहनाई वादक। और जो आपके रविशंकर हैं ये आपके सितार वादक हैं। और लतीफ खान जो हैं ये आपके सारंगी बजाते हैं ये। और जो हरि प्रसाद हैं ये आपकी बांसुरी, फ्लूट, ये बांसुरी बजाते हैं। तो जो शहनाई वादक हैं वो बिस्मिल्लाह खान हैं, और जो आपके रविशंकर हैं ये आपके
सितार वादक हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब है हमारा, तो ये 10वां प्रश्न है। तो which is not a part of the urinary system। तो पहले हम देखते हैं जो यूनरी सिस्टम है उसके, यहाँ पूछा है कि यूनरी सिस्टम का कौन पार्ट नहीं है। तो देखिए ये जो यूनरी सिस्टम है इसका जो पार्ट है ये आपका किडनी है। किडनी, ये जो दोनों हैं आपके लेफ्ट एंड राइट में किडनी है। और ये आपका जो मतलब ये जो ट्यूब है तो ये आपका क्या है, यूरेटर। और ये क्या है, ये आपका ब्लैडर। यहाँ आपका जो यूरिन स्टोर होता है तो ये क्या है, ब्लैडर। और जिसके थ्रू ये यूरिन पास होता है वो यूरेथ्रा है। तो ये आपके मतलब मेन तो यही है, किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। तो ये 4 हैं आपके मेन है। तो देखिए यहाँ पूछा क्या है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। तो आपका ब्लैडर रहता है और यूरेटर भी रहता है और यूरेथ्रा, जो ब्रोंची है ये नहीं रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ब्रोंची। तो ये फिगर आपने देखा होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका 11वां प्रश्न है, द इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मतलब ऊंचा जो लड़ाई का ऊंचा सबसे फील्ड है वो कौन सा है, मैदान है वो कौन सा है, इस तरह से है। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ हमारे जवान 24 घंटे अपनी ड्यूटी देकर, यहाँ ठंड बहुत रहती है तो 24 घंटे ड्यूटी देकर ये जो देते हैं यहाँ पर। और ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये आपका कहाँ है, लद्दाख में, लद्दाख। अब देखिए यहाँ से आपसे ये भी, और देखिए ये मतलब 76 किलोमीटर के लगभग फैला है। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है 76 किलोमीटर लॉन्गेस्ट। और ये कौन सी रेंज में है, काराकोरम, काराकोरम रेंज में है। और कितना फैला है, 76 किलोमीटर की, मतलब इसकी जो रेंज है काराकोरम रेंज में है और 76 किलोमीटर लॉन्गेस्ट है। और देखिए यहाँ कई सारे ऑपरेशन चलाए गए थे। जैसे 1984 में डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया। तो 1984 में ऑपरेशन जो सियाचिन ग्लेशियर में था इसी के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। और देखिए 1987 में भी इसी के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन राजीव। और देखिए 2 यहाँ एग्रीमेंट भी हुए थे इसके लिए, जो मतलब जैसे एक कराची एग्रीमेंट था और आपका शिमला एग्रीमेंट था 1949 में। आपका 1949 में, यहाँ हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं। जो 1979 में आपका कराची एग्रीमेंट हुआ था, कराची एग्रीमेंट। और आपका 1972 में शिमला समझौता जो है, शिमला एग्रीमेंट हुआ था, शिमला समझौता, कराची समझौता एग्रीमेंट। तो ये आपके जो सियाचिन ग्लेशियर है इसी से संबंधित है, इसीलिए मैंने ये रखे। तो आपसे डायरेक्टली प्रश्न क्या पूछा जाएगा, जो ऑपरेशन मेघदूत है ये किस वर्ष चलाया गया, या ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है, या ऑपरेशन राजीव है वो किससे संबंधित है, कराची जो एग्रीमेंट था वो किससे संबंधित है, तो ये कब चलाया गया, या शिमला जो मतलब समझौता था वो कब हुआ था। तो इस तरह से ये आपसे प्रश्न पूछेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका 12वां प्रश्न है। यहाँ पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं। तो जो 12वां प्रश्न है वो है आपका, was the first Indian gymnast to win the gold medal at the global event। जो मतलब वैश्विक स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट कौन है। तो जो पहली भारतीय हैं वो है दीपा कर्माकर। तो ये मतलब कह सकते हैं कि वुमेन में पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने जिम्नास्ट में
जिम्नास्ट में जिम्नास्ट में गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए मैन वुमेन में। तो ये पहली हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, दीपा कर्माकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दीपा कर्माकर। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गोल्ड इज। तो गोल्ड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है आपका AU। तो AU किसका है? गोल्ड का। के आपका पोटेशियम का है और जो GE है वो आपका जर्मेनियम का है और AL आपका एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम। तो जैसे ये के है, अब आप समझेंगे कि पोटेशियम इसका जो राइट आंसर है AU है। जैसे पोटेशियम का बहुत लोग P लगाएंगे, लेकिन नहीं, P फास्फोरस का होता है, पोटेशियम का K है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है हमारा वो 14वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टागियस डिजीज। तो जो कॉन्टागियस डिजीज है वो कौन सी है? तो संक्रामक रोग जो है वो आपका ट्यूबरक्लोसिस है। जो संक्रामक रोग है वो ट्यूबरक्लोसिस है। डायबिटीज ये आपकी जैसे ज्यादा मीठा खाने से, या इसमें ये है कि इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं जब डायबिटीज हो जाती है किसी को, तो इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है। स्ट्रोक, अचानक से किसी की मौत हो जाना, या जैसे कहते हैं कि नस की सिर की नस ब्लॉक हो गई तो इनको स्ट्रोक के कारण इनकी मौत हो गई, तो वो स्ट्रोक है। अस्थमा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है। तो जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है, आप जैसे सीढ़ी चढ़ लिए तो उसमें आपकी सांस फूल जाना, तो ये अस्थमा के मतलब कारण है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका 15वां प्रश्न है, इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर अडॉप्टेड। तो जो जम्मू कश्मीर का संविधान था वो कब अपनाया गया? तो जो जम्मू कश्मीर का संविधान था ये आपका 1956 में अपनाया गया था, 1956 में। और मतलब जो पूरी तरह से था ये 26 जनवरी 1957 में पूरी तरह से ये अपनाया गया था। तो ऑल ओवर इंडिया में 26 जनवरी को जो जैसे आपका 26 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और मतलब फुल्ली तरह से केम इनटू द फोर्स 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से ये अपनाया गया था। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है आपका, अ ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड अ। जो मछलियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो मछलियों के जो समूह को स्कूल कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मछलियों के समूह को स्कूल कहा जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखिए यहाँ आपका मतलब जो जैसे ये जम्मू कश्मीर का संविधान था ये आपका 26 जनवरी 1957 को अपनाया गया था। अब यहाँ पर ये है कि पहले स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था, आर्टिकल 370 था। अब देखिए इसमें ये है कि जो पार्ट फोर्थ में DPSPs आते हैं, DPSPs, और जो पार्ट फोर्थ ए में फंडामेंटल राइट आते हैं, ये आपके एप्लीकेबल नहीं थे, नॉट एप्लीकेबल, ये आपके एप्लीकेबल नहीं थे यहाँ पर। और जो गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा, गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और टेन्योर जो है गवर्नर का वो 5 ईयर का है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका 17वां प्रश्न है। तो ये आपका मतलब जो DPSPs हैं ये कहाँ से लिए गए? तो ये इतना लंबा प्रश्न लिखा हुआ है, इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द गिवन नेशन हैज इंडिया एडेड द फीचर ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल
इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो डीपीएसपीज हम बोलते हैं वो आपके कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। तो इसके ऊपर जो मतलब बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज ली गई है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अगर आपने वो नहीं देखा जाके देखें, उसमें मतलब 11 कंट्रियों से आपकी जो जो चीज ली गई है मैंने उसमें समझाया है। अब जैसे आयरलैंड से आपका डीपीएसपीज, तो ये कहाँ से लिया गया है, आपके आयरलैंड से। और देखिए आयरलैंड से आपका जो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा है, यहाँ हम लिखते हैं नॉमिनेशन मेंबर ऑफ आरएस, तो ये भी कहाँ से लिया गया है आपका। और आपका जो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी आपका कहाँ से, आयरलैंड से। तो इसी तरह से मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, ये भी आप जाके देख सकते हैं। अब जैसे यूएसए से है आपका, यूएसए से क्या क्या लिया गया है आपका, जो यूएसए से जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एफडीज हैं, और आपके जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, आईजे शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, और जो जुडिशियल रिव्यू है, जेआर, ये आपके कहां से लिए गए हैं, यूएसए से। और आपका जो जर्मनी से क्या लिया गया है, जो मतलब नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मतलब सस्पेंड करना, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और जो आपका जैसे रसिया से है, तो आपका रसिया मतलब जो रूस कॉन्स्टिट्यूशन से आपका क्या लिया गया है, जो एफडी मतलब जो आपके जो 3 थे, जैसे सोशल, ये यहाँ आपका फंडामेंटल राइट आपके यूएसए से हैं, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये आपके रसिया से। जैसे आपका सोशल है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल, ये 3 चीज कहां से ली गई थी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये रसिया से, जो फंडामेंटल राइट हैं आपके यूएसए से। तो ये सारी चीजें इसी तरह से मैंने और भी उसमें मतलब अच्छे से कराया है। उसमें लगभग 15 मिनट का वीडियो है, उसमें सारी चीजें समझाई हैं कि कौन सी चीज कहां से ली गई है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये आपका 18वां प्रश्न है। तो यहाँ हम थोड़ा इंक कलर चेंज करते हैं। तो 18वां प्रश्न है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जो डेज हैं इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, तो आप जाके देख सकते हैं। और जो 12 जनवरी है ये आपका वर्ल्ड मतलब यूथ डे है, स्वामी विवेकानंद जी का मतलब जन्मदिन है, तो ये इसको यूथ डे मनाते हैं 12 जनवरी को। तो अगला है हमारा, ये आपका 19वां प्रश्न है, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस दैट महात्मा गांधी मार्च्ड साल्ट सत्याग्रह। जो नमक सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, लगभग कितने किलोमीटर की दूरी थी उसमें, लगभग उसमें 241 मील की दूरी थी। अब हम जो साल्ट सत्याग्रह है इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, also known as डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। क्यों डांडी मार्च, ये जो है मतलब मार्च 12 को स्टार्ट हुआ, 12 मार्च को, और कब तक चला था ये, अप्रैल 6 तक। और देखिए ये 24 दिन का मतलब मार्च था, 24 दिन में पूरा हुआ। मतलब स्टार्ट कहां से, और देखिए ये स्टार्ट हुआ था आपका साबरमती आश्रम से, और गुजरात में जो कोस्टल एरिया था वहां जाके खत्म हुआ। और देखिए यहाँ 78 वॉलंटियर इनके साथ थे, और 241 मील की दूरी, लगभग इन्होंने 387 किलोमीटर की दूरी तय की थी, जिसको 240 या 41 मील के समथिंग बोला जाता है। तो इन्होंने और देखिए मेन ये है कि ये कब हुआ, 1930 में।
तो ये सारे पॉइंट हैं, आप याद रखें कि इस तरह से भी है, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यू रिवाइज करते हैं, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो अगला जो प्रश्न है वो है आपका, ये आपका लास्ट प्रश्न है। तो द ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट टू क्रिएशन ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो ब्रिटेन वुड्स समझौते में निम्नलिखित में से किस संस्था का निर्माण किया गया था? तो वो था आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो जो IMF था, इसको हम शॉर्ट में IMF, तो इसके द्वारा जो ब्रिटेन वुड्स समझौता की स्थापना हुई थी, और जो IMF है इसकी स्थापना कब हुई? 1944 में। तो ये भी पूछा जाता है, और आपको इसका जो हेडक्वार्टर है HQ है, ये पूछा जाता है। मेन ये है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? USA में। अब जैसे UN है, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। मतलब जो वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकंड था, आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपका? हेडक्वार्टर इसका न्यू यॉर्क में है। तो इनके जो हेडक्वार्टर हैं वो पूछे जाते हैं। और जैसे आपका ये यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल, यूनेस्को SCO। तो इसकी जो स्थापना थी यूनेस्को की 1945 में हुई इसकी स्थापना, और इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस कहाँ है आपका? फ्रांस में। तो अब जैसे ILO है, तो ILO की स्थापना कब हुई? 1919 में। 1919 में। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड। देखिए, अब जैसे यहाँ ये है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनको इंक्रीज ऑर्डर में लगाएं या डिक्रीज ऑर्डर, सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? जैसे 1919 है, फिर 44 है, 45 है। तो इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं प्रश्न। देखिए, तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करके जाएं, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और आपके एग्जाम नजदीक हैं, 4 फरवरी से ये एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, आपके GD के एग्जाम। तो कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, और मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। थैंक यू।